नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के द्वितीय सप्ताह में आपका स्वागत है। द्वितीय सप्ताह अर्थात वीक टू का जो विषय है वह है स्वर संधि विथ यण, अयादि एंड गुण। तो वस्तुतः इस सप्ताह हम यण, अयादि और गुण संधियों के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे एवं उनकी उदाहरणों को देखेंगे। इस सप्ताह में हम कुल मिलाकर 5 व्याख्यान को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसमें 6 व्याख्यान हम प्रथम सप्ताह में देख चुके हैं। अतः इस सप्ताह का प्रारंभ सप्तम या 7वें व्याख्यान से होगा, अर्थात आज की जो कक्षा है वो वीक 2 का लेक्चर नंबर 7 होगा। तो वीक 2 लेक्चर नंबर 7 को शुरू करने के लिए हम उससे पहले यह देखते हैं कि इस वीक या इस सप्ताह हम किन किन कक्षाओं को करेंगे। वीक 2 में द्वितीय सप्ताह में हमारे 5 लेक्चर्स या 5 व्याख्यान हैं, जैसा कि इससे पहले हमने बात की है। तो इन 5 व्याख्यानों में जो लेक्चर नंबर 7 है वह आज का लेक्चर है, और आज के लेक्चर में स्थानीय, आदेश और निमित्त के विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। जैसा कि स्लाइड में हम देख सकते हैं कि आज लेक्चर नंबर 7 में प्रमुख संधियों का परिचय है। तो प्रमुख संधियों का परिचय हम स्थानीय, आदेश और निमित्त के अनुसार करेंगे, अर्थात प्रमुख संधियों को समझते हुए स्थानीय क्या है, आदेश क्या है एवं निमित्त क्या है, इसको लेकर विचार करेंगे। इसी के साथ लेक्चर नंबर 8 अर्थात द्वितीय सप्ताह का जो द्वितीय व्याख्यान होगा उसमें यण संधि एवं उसका अपवाद को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 9 अर्थात इस सप्ताह का जो तृतीय व्याख्यान है उसमें हम अयादि संधि, उसका अपवाद एवं बांतोई प्रत्यय को लेकर के वार्ता करेंगे। इसके बाद इसी सप्ताह में जो चतुर्थ व्याख्यान अर्थात ओवरऑल जो लेक्चर नंबर 10 होगा उसमें हम गुण संधि को लेकर के बात करेंगे, तथा इसके बाद जो अंतिम व्याख्यान होगा इस सप्ताह का वह इत संज्ञा विशेष होगा, अर्थात इत संज्ञा को लेकर के कैसे कैसे विषय आते हैं और कैसे विषय आ सकते हैं हम इन पर चर्चा करेंगे। तो अधिक विलंब न करते हुए आज की जो कक्षा है उसको प्रारंभ करते हैं। आज की जो कक्षा है उसका पाठ्य विषय स्लाइड में हमें दिख सकता है। उसमें हम स्थानीय, आदेश और निमित्त का परिचय प्राप्त करेंगे। स्थानीय, आदेश और निमित्त का परिचय प्राप्त करने के बाद संधियों को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, अर्थात स्वर संधियों को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, और 4 के साथ एक और विशेष भाग है, अर्थात संधियाँ जिनमें स्थानीय और निमित्त परिवर्तन हो, संधियाँ जिनमें स्थानीय में विलीन हो जाए, संधियाँ जिसमें निमित्त में विलीन हो जाए, तथा संधियाँ जहाँ पर संधि ही न हो अर्थात प्रकृति भाव हो जाए। तो इन सभी विषयों को आज हम कक्षा में स्पष्ट करेंगे। तो इन सभी विषयों में 3 शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ते हैं, जो हैं स्थानीय, आदेश और निमित्त। तो संधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम स्थानीय क्या है, निमित्त क्या है एवं आदेश क्या है इसकी जानकारी लें, क्योंकि इसकी जानकारी के अनुसार ही हम संधियों के आगे के विषय को समझने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं एवं यह विषय हमें संधियों को आगे समझने में सहायता करेगा। अतः स्थानीय, आदेश और निमित्त के परिचय को देखने के लिए स्लाइड की सहायता से हम इसको समझना प्रारंभ करेंगे। परंतु स्लाइड पर आप ध्यान दें, उससे पहले यह आवश्यक है कि हम एक उदाहरण लें तथा उस उदाहरण के माध्यम से पहले हम विषय को समझें। उदाहरण कुछ यूँ है कि जैसे मान लीजिए जब हम कक्षा करते हैं, हम चाहे अपने महाविद्यालय में हो, विद्यालय में हो, विश्वविद्यालय में हो, कक्षा में, स्नातक की कक्षा में हो, चाहे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या किसी भी कक्षा में हो, तो विशेषतः यह स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा दिखता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कक्षा में बैठे हैं और कक्षा के अध्यापक आए और उन्होंने आपकी कक्षा के किसी एक छात्र से कहा, राम तुम उठ करके श्याम के स्थान पर बैठ जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? राम श्याम के स्थान पर आकर बैठ गया। तो राम को आदेश मिला कि तुम्हें बैठना है, तो राम बैठ गया। अब श्याम वहाँ से हट गया। अच्छा, अभी आदेश किसने दिया या किसके कारण हुआ? तो कक्षा के अध्यापक के कारण हुआ। मतलब क्या हुआ? अब अगर हम समझें तो राम हो गया आदेश, जिसे बोला गया है कि तुम आकर के बैठो। श्याम हो गया स्थानीय,
जिसे हटा करके राम बैठा है, और जो कक्षा के अध्यापक हैं वो हो गए निमित्त, जिनके कारण यह संपूर्ण व्यवस्था हुई है। तो यही जो लौकिक विषय है, इसी को व्याकरण में सूत्र के अनुसार या सूत्रों में बांधा गया है। जैसा कि अपने प्रथम सप्ताह में देखा था और सुना था कि वस्तुतः जो लोक है, लोक का ही प्रतिबिंब है, लोक का ही दर्पण है व्याकरण। व्याकरण आमतौर पर जब भी यह शब्द सुनते हैं, हमें लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ शब्द है तथा दूसरी दुनिया से आए हुए नियम है। ऐसा नहीं है, अपितु लोक का ही प्रतिबिंब है व्याकरण, जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा। अब इसी उदाहरण को हम व्याकरण की भाषा में अगर हम बैठाएं तो स्थानीय, आदेश और निमित्त। तो स्थानीय कौन होता है? जो हट जाता है। आदेश कौन होता है? जो आके उसके स्थान पर बैठ जाता है। और निमित्त कौन होता है? जिसके रहते यह कार्य होता है। तो अब हम स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कि इस विषय को हम पर्याप्त रूप से समझ सकें उदाहरण के साथ। स्थानीय, आदेश और निमित्त। स्थानीय कौन है? जिसके स्थान पर आदेश होता है, जो बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इको यणचि। इको यणचि को अगर हम देखें तो यहाँ पर इक स्थानीय है, अर्थात अब यहाँ पे उदाहरण देखिए। उदाहरण को समझने के लिए हमने बोल्ड लेटर्स का प्रयोग किया है, जिससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन स्थानीय है, कौन निमित्त है और कौन आदेश है। अस्तु, तो जो स्थानीय है वह परिवर्तित हो गया आदेश के द्वारा, और ये क्यों हुआ? क्योंकि बाद में निमित्त था। अब यहाँ पर देखिए, इको यणचि सूत्र क्या कहता है कि इकः यण अचि, एक स्थाने यण स्यात्। अच्छा, खैर, तो क्या कहता है? कहता है कि इक के स्थान पर, अब देखिए यहाँ पर, अब सूत्र में देखिए तो इक के नीचे 6 लिखा है, अर्थात 6 अर्थात षष्ठी विभक्ति और 1 अर्थात एक वचन। जैसा कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामान्यतः ध्यातव्य में ध्यान देना होगा कि अगर मैं सूत्र के माध्यम से समझना है कि स्थानीय कौन है, आदेश कौन है, निमित्त कौन है, तो हमको देखना होगा कि जहाँ पर षष्ठी विभक्ति है वो है स्थानीय, जहाँ पर प्रथमा का प्रयोग किया गया है वह है आदेश, और जहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वो है निमित्त। अब इस सूत्र को अगर हम पुनः देखें तो इको यणचि, यहाँ पर इक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, यण में प्रथमा, अचि में सप्तमी, अर्थात यहाँ पर पता चल जाता है कि इक हो गया स्थानीय, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अच हो गया निमित्त क्योंकि सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, और यण हो गया आदेश। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब बात क्या हुई कि राम को आदेश हुआ कि तुम श्याम के स्थान पर बैठो, और यह आदेश किसने दिया? शिक्षक महोदय ने। यानी राम आकर आदेश पर बैठ जाएगा और स्थानीय हट जाएगा, यानी श्याम हट जाएगा, और यह व्यवस्था की है निमित्त ने। अस्तु, उदाहरण में अगर हम देखें तो इस उदाहरण में सुधी धन उपास्य, यहाँ पे धी जो है ये स्थानीय है, उ निमित्त है, तथा स्थानीय और निमित्त के होने के कारण यहाँ पर स्थानीय का परिवर्तन हो गया य के अंतर्गत, अर्थात स्थानीय हट गया तो धी में जो ई है वो हट गया, उसकी जगह यह आ गया, तो बन गया शुद्धि उपास्य। अब वर्ण संहिता के द्वारा शुद्धि उपास्य यह रूप सिद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थानीय, आदेश और निमित्त, तो स्थानीय कौन है? जो बदल जाता है। आदेश कौन है? जो उस बदलाव की जगह पे आ जाता है। निमित्त कौन है? जिसके रहते ये कार्य हो रहा है। आमतौर पर यह हो गया व्याकरण की भाषा में विषय। अब इसको अगर हम लोक की भाषा में कहें तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी संधि जब होती है तो मुख्य रूप से 2 शर्तें होती हैं, अर्थात एक स्थानीय होता है और एक निमित्त होता है, तथा स्थानीय और निमित्त अगर दोनों अपनी जगह पर हैं तो स्थानीय का परिवर्तन होकर के आदेश हो जाता है। कहीं कहीं पर 2 की जगह 3 शर्तें होती हैं, तो ये लोक प्रतिबिंब के अनुसार समझने के लिए हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संधि को समझने के लिए स्थानीय, आदेश और निमित्त का परिचय जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संधि स्थानीय, आदेश और निमित्त के आधार पर ही अपना कार्य करती है। यानी स्थानीय और निमित्त होगा तो स्थानीय आदेश में परिवर्तित हो जाएगा। कहीं कहीं पर स्थानीय और निमित्त दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, कहीं कोई विलीन हो जाता है, स्थानीय विलीन हो जाता है तो कहीं निमित्त विलीन हो जाता है। अब इन विषयों का परिचय करते हुए हम आगे के स्लाइड्स में ध्यान देंगे। तो अर्थात अब यह स्पष्ट हुआ कि स्थानीय कौन है? स्थानीय वह है जो बदल जाता है। आदेश कौन है?
आदेश वो है जो उस बदलाव के स्थान पर बैठ जाता है। निमित्त कौन है? जिसके रहते यह कार्य हो रहा होता है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि स्थानीय और निमित्त यह एक प्रकार से दो शर्तें हो जाती हैं। कहीं कहीं पर 3 शर्तें भी हो जाती हैं, कहीं कहीं पर एक ही रहता है। अपवाद सर्वत्र है, परंतु 80% से ज़्यादा या 80% से ज़्यादा जो संधियां हैं वो इसी 2 शर्तों पे काम करती हैं, अर्थात स्थानीय निमित्त और स्थानीय के स्थान पे आदेश हो गया। कहीं स्थानीय बदल गया, कहीं स्थानीय निमित्त, दोनों बदल गए, इस तरह से करके। अस्तु, तो जो हमने बात की थी पूर्व में ही, कक्षा के प्रारंभ में ही, कि हम संधियों के, स्वर संधियों के मुख्य रूप से 4+1 यानी 5 भेद देखेंगे। अब यह 4+1 या 4-1 कहने का तात्पर्य क्या है ये अंत में समझेंगे, परंतु अभी के लिए 4 प्रकार से हम संधियों का विभाजन देखेंगे। तो प्रथम विभाजन जो है वो अब स्लाइड में क्रम देखेंगे तो हमें मिलेगा स्थानीय परिवर्तन वाली संधियां। तो यण संधि और अयादि संधि, ये 2 संधियां हैं स्वर संधि में जो स्थानीय परिवर्तन करती हैं, अर्थात इस संधि में स्थानीय में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इको यणचि, इकह यण अचि। अब यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति, जैसे इससे पहले हमने बात की, षष्ठी विभक्ति अर्थात स्थानीय, प्रथमा यानी आदेश और सप्तमी अर्थात निमित्त। अब यहाँ देखिए इक हो गया स्थानीय, यण हो गया आदेश और अच हो गया निमित्त। अब यहाँ पर देखिए एचो अयावह, एच हो गया स्थानीय, अयवायावह हो गया आदेश और अचि हो गया निमित्त। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं इको यणचि। इको यणचि सूत्र क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा अच बाद में रहने पर। यथा धी, धी में एक ई है, अंत में ई है, और यह जो ई है यह स्थानीय है, और यह स्थानीय के बाद ऊ अर्थात अच निमित्त आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 1 2, दोनों शर्तें पूरी हो गई, अर्थात स्थानीय और निमित्त दोनों आ गए। तो अब यहाँ पर क्या होगा? स्थानीय में परिवर्तन, यानी ई का परिवर्तन हो जाएगा य में। तो परिवर्तन होकर क्या होगा? शुद्ध उपास्य बन गया शुद्धि उपास्य, वो यहाँ पर जुड़ करके शुद्धि उपास्य रूप सिद्ध हो गया। अर्थात यह वह संधि है जहाँ पर परिवर्तन केवल स्थानीय में होता है, केवल स्थानीय में होता है। इसी प्रकार से एचो यवायावा में अगर हम आएँ तो यह अयादि संधि विधायक सूत्र है। यह क्या कहता है कि एच के बाद अगर अच आ जाए तो यहाँ पर एच क्या हो गया? स्थानीय, अच क्या हो गया? निमित्त, और अयवायावाह क्या हो गया? आदेश। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि एच के स्थान पर अयवायाव आदेश होता है। यह अयादि संधि विधायक सूत्र है। अब ये सूत्र क्या कहता है कि एच के स्थान पर अयवायाव आदेश हो जाएगा, अयवायाव आदेश हो जाएगा अच बाद में रहने पर। जैसे एच हरे, तो हरे में जो ए है ये एच में आता है, पहली शर्त पूरी हो गई। उसके बाद अच यानी निमित्त आ गया, अच यानी ए यहाँ पर निमित्त आ गया, तो इस ए को क्या आदेश हो गया? अय आदेश हो गया। तो हरे ए, तो हरय ए हो गया, तो बन गया हरये। अर्थात यण एवं अयादि यह 2 ऐसी संधियां हैं जिसमें परिवर्तन केवल स्थानीय में होता है, केवल स्थानीय में परिवर्तन होता है। अतः प्रथम प्रकार स्वर संधि में हमको वो मिलता है, मतलब जहाँ पर केवल स्थानीय में ही परिवर्तन होता है। अब जो द्वितीय प्रकार है संधि का, वह प्रकार है जिसमें स्थानीय और निमित्त दोनों में परिवर्तन होकर के आदेश आता है। जैसा कि स्लाइड में हम देखेंगे स्थानीय एवं निमित्त परिवर्तन वाली संधियां। तो स्थानीय और निमित्त का परिवर्तन करने वाली 3 संधियां हमको स्वर संधि में दृष्टिगत होती हैं, गुण, वृद्धि और दीर्घ। अर्थात गुण संधि हो, वृद्धि संधि हो या दीर्घ संधि हो, इन तीनों में स्थानीय के साथ साथ निमित्त का भी परिवर्तन हो जाता है, और जो आदेश आता है वह स्थानीय और निमित्त दोनों के स्थान पर आता है। जैसा कि स्लाइड में अगर हम ध्यान दें तो सर्वप्रथम गुण संधि का उदाहरण लेते हुए हम समझेंगे। तो गुण संधि विधायक सूत्र है, जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, आद गुण। यह सूत्र क्या कहता है? आद गुण, अर्थात अकारांत यानी अकार के बाद यदि स्वर आ जाए तो गुण एक आदेश हो जाता है। अर्थात अ के पश्चात, नंबर 1 अ के पश्चात अगर अच आ जाए, अगर अच आ जाए तो आ गया अच,
तो अ के बाद अगर अच आ जाए, अ के बाद अगर अच आ जाए तो गुण एक आदेश हो जाता है, अर्थात जो आदेश आता है वो इन दोनों को लेकर के आता है। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ कि उप में अ है, इंद्र में ई है, तो जो आदेश आया वो इन दोनों को लेते हुए आया ए, तो बन गया उपेंद्र। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो आदेश आया है वह स्थानीय और निमित्त दोनों को लेकर के आया है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो संधि है इसमें जो आदेश है वह आदेश अपने स्थानीय और निमित्त दोनों के उच्चारण स्थान को लेते हुए आया है। अस्तु, इस विषय को हम आगे इन संधियों के प्रसंग में और अधिक समझेंगे, परंतु यहाँ पर हमें समझना यह है कि यह उस संधि का प्रकार है जहाँ पर स्थानीय के साथ साथ निमित्त भी परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि गुण संधि। अब चूंकि स्लाइड में हम वृद्धि संधि भी देख सकते हैं, तो वृद्धि संधि का उदाहरण देखते हुए अगर हम देखें तो वृद्धि रेचि, वृद्धि एचि, वृद्धि एचि, ये आया। तो वृद्धि एचि में क्या है कि वही अकारांत की हम अनुवर्तन अकारांत का लेकर चले आएंगे। तो अ के बाद, पदांत अ के बाद अगर एच आ जाए तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है, अर्थात अ के पश्चात नंबर 1 अ के पश्चात अगर एच आ जाए तो ए एच में आता है, ए ओ आई ओ एच में आता है। तो यहाँ पर अधन ए, अर्थात यहाँ पे स्थानीय और यहाँ पर निमित्त इन दोनों के स्थान पर जो आदेश आया वो हो गया ऐ, तो अब बन जाएगा कृष्णैकत्वम। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वृद्धि संधि भी ऐसी संधि है जहाँ पर स्थानीय और निमित्त दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तथा स्थानीय और निमित्त में जो परिवर्तन हुआ यहाँ पर भी हम उच्चारण स्थान का ध्यान रखते हैं। इस विषय को इसके प्रसंग में और अधिक व्यापक रूप से समझेंगे। अब इसी में जो अंतिम संधि है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि विधायक सूत्र यहाँ पर हमको दिख रहा है, अकः सवर्ण दीर्घ। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि अगर अक के बाद सवर्ण अच बाद में हो, अर्थात अक के बाद अगर अक आ जाए, अर्थात अ के बाद अगर अ आ जाए, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री के बाद री अगर आ जाए तो दीर्घ आदेश हो जाता है। चूंकि री का दीर्घ आदेश नहीं होता, री का दीर्घ नहीं होता, तो यहाँ पर री को लेकर के संधि प्राप्त नहीं होती, किंतु आ, ई, उ, री यह चारों प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घ संधि वह संधि है जो स्थानीय और निमित्त उभय को परिवर्तित करते हुए अपने आदेश को लेकर के आती है, जैसा कि हम यहाँ पर तालिका में भी देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दीर्घ संधि भी वह संधि है जहाँ पर स्थानीय और निमित्त दोनों का परिवर्तन होता है। आदेश जो आता है वो दोनों के परिवर्तन को लेकर के आता है। अस्तु, अब तक हमने दो प्रकार की संधियाँ देख ली स्वर संधि में, एक जहाँ पर स्थानीय में परिवर्तन होता है और एक जहाँ पर स्थानीय और निमित्त दोनों में परिवर्तन होता है। अब हम ध्यान देंगे तीसरे प्रकार की संधि में। तीसरे प्रकार की जो संधि है वो है स्थानीय में विलीन होने वाली संधि, यानी पूर्व रूप। अब यहाँ पर ध्यान देंगे पूर्व रूप शब्द का क्या मतलब है। पूर्व यानी पहले, रूप यानी आकार। तो पहले का जो आकार ले ले वह है पूर्व रूप। वस्तुतः संस्कृत में एक परंपरा से एक नियम या ऐतिहासिक नियम सुनने को मिलता है, वह है नामानुरूपम फलम, अर्थात जैसा नाम जैसी संज्ञा वैसा उसका कार्य, और आमतौर पर इसका परिपालन किया जाता है। जैसा कि पूर्व रूप इस प्रसंग में है, पूर्व यानी पहले, रूप यानी आकार, यानी पहले की तरह हो जाना, वो हो गया पूर्व रूप। अस्तु, अब हम सीधे स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे यह विषय और अधिक स्पष्ट हो जाए। तो अब हम स्लाइड पर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि एंगः पदान्तादति, यह एचो या वह का अर्थात आयाति संधि का अपवाद है। इस विषय को हम जब यहाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे, पर अभी के लिए एंगः पदान्तादति पूर्व रूप का उदाहरण है। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि पदांत एंग के पश्चात अगर अत आ जाए, पदांत एंग के पश्चात अगर अत अर्थात अकार आ जाए तो पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप क्या हो जाता है यहाँ पर देखते हैं। पदांत एंग अर्थात पद के अंत में ए या ओ आना चाहिए, तो यहाँ पर ए या ओ आ गया, स्थानीय की पहली शर्त पूरी हो गई। निमित्त रूपी दूसरी शर्त क्या है कि बाद में अकार आना चाहिए, अकार भी आ गया। तो अब क्या होगा? पूर्व रूप हो जाएगा, अर्थात यह अ इसमें विलीन हो जाएगा।
अर्थात यहाँ पर जो आदेश हुआ, आदेश क्या हुआ कि जो निमित्त है वो स्थानी में विलीन हो जाएगा, स्थानी में मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? हरेव। आप हरेव इस प्रकार से लिखें या हरेव ऐसे लिखें, दोनों रूप साधु है। पर ये क्यों लिखा जाता है? जिससे कि यह स्पष्ट हो कि यहाँ पर एक अ रहा करता था, इसलिए कहते हैं अवग्रह। अस्तु, तो हरेव इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। अवग्रह को पढ़ा नहीं जाता, यह खाली समझने के लिए लिखा जाता है कि यहाँ पर एक अ रहा करता था। अस्तु, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यह संधि का वह प्रकार है जहाँ पर आदेश कोई नूतन आदेश यानी कोई नई चीज़ लेकर के नहीं आता। वह क्या करता है कि निमित्त को ही स्थानी में विलीन कर देता है, जैसा कि इस उदाहरण में हमें दिख रहा है। तो अर्थात यह संधि का वह प्रकार है जिसमें निमित्त ही स्थानी में विलीन हो जाता है, और जैसे ही निमित्त स्थानी में विलीन हुआ तो यह एक संधि का प्रकार हो गया। अच्छा, अब पूर्व रूप, इस पर अभी हम बात कर रहे थे। तो अब अगर हम स्लाइड में देखें तो दिखेगा कि पूर्व हरे अव में पूर्व में कौन है? रे। रे पूर्व में है, र पहले है, बाद में कौन है? अ। खैर, र पहले है तो अ जो है वो पूर्व यानी पहले का रूप ले लेगा, यानी अ जो उसमें विलीन हो जाएगा, इसलिए हो गया पूर्व रूप। वस्तुतः व्याकरण में कष्ट यह होता है कि व्याकरण की संज्ञाओं का अर्थ प्रायशः हमें स्पष्ट नहीं हो पाता, इस कारण परेशानी होती है। अगर वह अर्थ हम पहले ही समझ जाएं तो हमारा आधा मार्ग प्रशस्त तभी हो जाता है। तो पूर्व रूप कहने का क्या तात्पर्य हुआ? वह संधि जहाँ पर पूर्व में ही विलीन हो जाता है। पूर्व यानी पहले, पहले का ही रूप ले लेता है, जैसा कि आपने अभी हरेव के उदाहरण में देखा है। अब यह जो प्रकार है यह वस्तुतः संधि का तीसरा प्रकार हुआ। अब संधि के तीसरे प्रकार के बाद बारी आती है संधि के चौथे प्रकार की। वो क्या है? पर में ही विलीन हो जाने वाला, अर्थात निमित्त में ही विलीन हो जाने वाला। निमित्त बाद में है, बाद अर्थात पर, तो पर का रूप ले लेने वाला, तो पर रूप हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि पर रूप संधि का उदाहरण अब हम देखेंगे। पर रूप संधि का जो उदाहरण है वह है एंगी पर रूपम, जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं। संधि का चतुर्थ प्रकार एंगी पर रूपम। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि अगर अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एंग आदि धातु आ जाए, अर्थात ऐसी धातु जिसके आदि में ए या ओ मिल जाए, तो वहाँ पर पररूप आदेश हो जाता है, अर्थात पररूप हो जाता है। जैसा उदाहरण के लिए प्र एजते, प्र एक अकारांत उपसर्ग है, एजते एंग आदि धातु है तथा ए से प्रारंभ भी है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई, यानी स्थानीय और निमित्त दोनों की शर्तें पूरी हो गई। तो अब क्या होगा? पररूप, अर्थात यह जो इसका जो अ है इसमें विलीन हो जाएगा। तो विलीन होने का मतलब क्या हुआ कि प्रेजते, यह बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि प्र पूर्व में है, ए जते में जो ए है ये पर में है, और ये जो है इसमें विलीन हो गया, प्र का अ ए में विलीन हो गया, और ए पर में है, इसलिए पर का रूप ले लिया इसने, अर्थात स्थानीय ने पर का रूप ले लिया, अर्थात अ ने पर का रूप ए का रूप ले लिया, यानी अ ए में विलीन हो गया। इस विलीन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे चीनी पानी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर संधि में भी जो नियम है उसमें स्थानीय जो है वो निमित्त में विलीन हो जाता है, और चूंकि निमित्त पर में है इसलिए पररूप हो जाता है, अतः इस संधि का नाम पररूप संधि हो जाता है। तो इस प्रकार से यह संधि का चतुर्थ प्रकार था। तो अब अगर हम ध्यान दें तो हमने अब तक चार प्रकार देखे। एक जिसमें स्थानीय में परिवर्तन हो रहा है, दूसरा जहाँ पर स्थानीय और निमित्त दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तीसरा जहाँ पर स्थानीय में विलीन हो जाता है, चौथा जहाँ पर निमित्त में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से चार हमने प्रकार देख लिए। अब हमने बात की थी 4+1, तो ये +1 का तात्पर्य क्या है इसको समझते हैं। तो अब अगर हम स्लाइड में ध्यान दें तो प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र की हमको यहाँ पर प्राप्ति होती है। जैसा कि स्लाइड में सूत्र है प्लुत प्रगृह्य नित्यम, यह सूत्र कहता है कि प्लुत हो या प्रगृह्य हो, उसके बाद अगर अच आ जाए तो वहाँ पर प्रकृतिभाव हो जाता है। प्रकृतिभाव का अर्थ हो गया संधि का अभाव, यानी यथावत स्थिति हो जाना, यह कहने का तात्पर्य है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जिसे भी प्लुत या प्रगृह्य आदेश हो जाएगा, यहाँ पे प्लुत का उदाहरण हम लोगों ने लिया है। तो आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, तो कृष्णा यहाँ पर जो हमने
ये जो हमने स्वर दिया तो यह प्लुत स्वर हो गया, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा गया है। इसके बाद जो अत्र में जो आया, यहाँ पर स्वर में तो आ ही गया, ठीक, स्वर में आ गया, लेकिन चूंकि यह प्लुत है इसलिए यहाँ पर संधि नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर प्रकृतिभाव हो जाएगा, जैसा है वैसा ही हो जाएगा। अतः यहाँ पर संधि में कुछ नूतन प्रवृत्ति नहीं होती, ना कोई विलीन हुआ, ना कुछ परिवर्तन हुआ, यहाँ पर जैसा है वैसा ही रह जाता है। यही कारण था कि कक्षा के प्रारंभ में ही 4+1 ये कहा गया था। तो इस प्रकार से स्वर संधि में कुल मिलाकर हमको 5 प्रकार के संधियों की प्रवृत्ति दिखती है, जिसमें 4 में तो परिवर्तन होता है तथा पंचम में परिवर्तन नहीं होता, यथावत स्थिति रहती है। एवं इन संधियों को हम स्वर संधि के प्रकरण में क्रम से पढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ आज की कक्षा को हम संपन्न करेंगे। और संपन्न करने के साथ ही साथ मुझे यह आशा है कि आपने अच्छे से विषय का अवगाहन किया होगा एवं पौनः पुण्येन इसका अभ्यास करते हुए संधि को समझने में आप अपने आप को अग्रसर बना के रखेंगे। अब इसी के साथ लेक्चर नंबर 8 अर्थात 8वां व्याख्यान में आपके साथ भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।